माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, कल मैं जिस बात से अपना अंत किया आज मैं उसी से शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा था कि लेंटेना एक इन्वेजिव स्पीसीज है जिसका भारत में आने से दुष्प्रभाव क्या हुआ, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटक में सोलिगा ट्राइब है। ये ट्राइब मूलतः पशुओं के ऊपर निर्भर रहता था, लेकिन जब से लेंटेना का प्रसार हुआ वे पशुओं की स्थिति खराब हुई और पूरा ही इकोलॉजी वहां का बदला। आज वह ट्राइब की प्रकृति का जीवन यापन पूरी तरह से बदल गया है। सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, मैं इस बात को इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं कि एक लंबे समय तक हमने एक महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज किया है। आज इसी कारण से बहुत ही सोच समझकर इस जब बिल को लाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट बिल को लाया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था, देश का पर्यावरण को बचाना है। कच्छ में विलायती बबूल को लाया गया था। जो यहां ट्राइब है उसका नाम मालधारी ट्राइब है। मालधारी का तात्पर्य होता है जो जानवरों को रखते थे, यानी एनिमल्स कीपर्स। अब मालधारी ट्राइब जिस जगह से उनके जानवरों को चारा मिलता था, भूमि की प्रकृति बदल गई और विलायती बबूल के कारण वह भूमि पर रहने वाले मालधारी जो जानवरों के रखने वाले माने जाते थे, अब बबूलधारी बन गए। यानी कि जब इन्वेजन होता है तो वह इन्वेजन उसी तरह से है जैसे कभी राजनीतिक रूप से इन्वेजन होता था, आक्रमण होता था। आज पर्यावरण पर यह आक्रमण हो रहा है और इस आक्रमण के कारण हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी पशु पक्षियों को कॉलोनाइज किया जा रहा है। एक्सटिंक्शन किस कागार पर हो रहा है? केरल के हमारे मित्र कल कह रहे थे कि राज्य सरकारों से सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। शायद इस बात को वे नजरअंदाज कर रहे हैं। केरल में 2020 में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम था उसकी संख्या 151 थी। 2021 में यह बढ़कर 303 हो गई है। 100% की वृद्धि हुई। केरल में 64 ऐसे बर्ड्स स्पेसीज हैं जो समाप्त होने के कगार पर है, इंडेंजर्ड बर्ड स्पेसीज है। इसमें गिद्धों की 2 प्रजाति है, एक रेड रिंग वल्चर जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से केरल में कुछ पशु इंडेंजर्ड इसलिए हो गए हैं कि इन्वेजिव यानी कि बाहर से कुछ पशुओं का आना हुआ है। इसी कारण से मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैर राजनीतिक विषय पर सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, अपने प्रजातियों की रक्षा करने के लिए जो बिल लाया गया है वो एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। सभापति महोदय, 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण ये खतरे बढ़ रहे हैं। एक कारण
चीन, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों में जो परंपरागत दवाइयां हैं, उन दवाइयों में पशुओं के अंगों का जो उपयोग हो रहा है, उसके कारण वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बढ़ता जा रहा है। आज चीन का दवाई का मार्केट, परंपरागत दवाई यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन का मार्केट $600 बिलियन का है और 11% की दर से प्रति वर्ष यह बढ़ रहा है। इसका प्रभाव न सिर्फ भारत पर है बल्कि अफ्रीकी देशों पर भी है। यही कारण है कि इस कानून को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा कारण जो खास करके मछलियों के बारे में है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वेस्टर्न घाट में 300 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। उसमें 155 प्रकार की, 155 प्रकार की जो मछलियां हैं वे ऑर्नामेंटल मछलियां हैं। उसमें से कुछ प्रजातियों का जो ट्रैफिकिंग अनसाइंटिफिक रूप से हुआ है, बिना किसी लाइसेंस का हुआ है, उसके कारण चन्ना बारला, जोबरा लोच, स्नेक हेड ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अब ऑर्नामेंटल रीजन तो यह बना। इसी तरह से स्टार कछुआ, अब दुनिया में सबसे ज्यादा मांग भारत के स्टार कछुआ की है और भारत में यह इंडेंजर्ड स्पीसीज बनता जा रहा है। उसी प्रकार से सभापति महोदय, तोता यानी पैरट्स, इसके 12 स्पीसीज नेटिव स्पीसीज हैं जो देश में हैं। उसमें 8 स्पीसीज समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। आज सब पूरे सदन को आत्मालोचन करना पड़ेगा। जब मैंने प्रधानमंत्री जी को चीता लाने के लिए बधाई दी, पर्यावरण मंत्री जी को इस कानून, इस बिल को लाने के लिए बधाई दी, उसके पीछे यह कर्मकांड नहीं था, दलीय कर्मकांड नहीं था। पिछले 70 सालों से आपने जीवन मूल्य से जुड़े हुए आधारभूत चीजों की उपेक्षा की। आपकी नजर में महत्वहीन था और यह महत्वहीन होने के कारण ही एक समानांतर अर्थव्यवस्था क्षेत्र में विकसित हुआ। अमेरिका का प्रति वर्ष $120 बिलियन का वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है। दूसरे स्थान पर भारत है जो $91 बिलियन का वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होता है। मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं और गलतियां व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं। एक व्यक्ति जायंट अफ्रीकन स्नेल यानी घोंघा, यह मॉरिशस से लाया। लाने के पीछे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन वह क्यूरियोसिटी किस प्रकार से एक डिजास्टर में परिवर्तित हो गया, उसकी तादाद बढ़ी। केरल और असम में इसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहां के फसल नष्ट हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से मैं ये कहना चाहता हूं, आज पूरे देश को एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत है और सख्त कानून में हम उस फ्रेज को ना भूलें कि एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी कारण से केंद्र सरकार अपने ऊपर इस जिम्मेदारी ले रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नॉर्थ ईस्ट जो दुनिया के 25 सबसे विकसित बायोडायवर्सिटीज के केंद्र है, उसमें से एक नॉर्थ ईस्ट आता है। उस नॉर्थ ईस्ट में 106 ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट होने की कगार पर हैं। इसका कारण है कि किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से पूरे देश में हमने उन चीजों का न सर्वेक्षण किया, न उनकी घटती संख्या के बारे में कभी ध्यान दिया, उसके कारणों के ऊपर हम नहीं गए और हम प्रकृति पर यानी जो हो रहा है उस पर सब कुछ छोड़ दिया। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट की स्पीसीज समाप्त हो रही हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में काचीरंगा नेशनल पार्क है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, 1968 से लेकर 2017 के बीच में
771 गेंडा की हत्या की गई, यानी मारा गया शिकारियों के द्वारा, सिर्फ व्यापार करने के लिए। उनकी कुल संख्या ही 2200 थी, उसमें 771 को समाप्त कर दिया गया। तो मुट्ठी भर लोग जो 91 बिलियन डॉलर कमाने के लिए सिर्फ इस देश की अस्मिता के साथ नहीं, न सिर्फ पर्यावरण के साथ, न सिर्फ अर्थव्यवस्था के साथ, बल्कि इस देश के मूल आधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारी अस्तित्व को मिटाने पर लगा हुआ है। इसीलिए इस बिल की आवश्यकता थी। और अंत में मैं बताना चाहता हूं कि जब यह कानून बनेगा, और पारित तो होना ही है, इससे 3 लाभ होगा। पहला, कि ऐसी ताकतें जो अब तक छिपी हुई हैं, जो 91 बिलियन डॉलर मैंने बताया, यह तो सिर्फ ट्रैफिकिंग का है, उसको मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में जो खर्च होता है, इन्वेजिव प्लांट्स को मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में जो खर्च होता है, वह इसमें शामिल नहीं। तो पहली बात यह होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, तो इकोनॉमी। दूसरा, इकोलॉजी, जो इकोलॉजी का बैलेंस या संतुलन बिगड़ रहा है, वह बचेगा। तीसरा, अमेरिका जैसे देश में जिसके नर्सरी में 60,000 प्लांट्स, इन्वेजिव प्लांट्स बिकने के लिए हैं, और जो हमारे यहां गलत रास्ते से लाया जा रहा है, ऐसी जगहों पर एक रुकावट लगेगी। चीन जैसा देश जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हमारे यहां से गेंडा का सिंग ट्रैफिकिंग कराता है, उस पर रोक लगेगा। तो मुझे लगता है यह देश के हित में होगा, यह राष्ट्र के हित में है। और कृपया करके संघवाद के नाम पर एक ऐसे कानून का, ऐसे संशोधन का विरोध मत कीजिए, जिस संशोधन का विरोध करने से इस देश के अस्तित्व पर खतरा आता है। आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघवाद का सहारा मत लीजिए। इस देश का संघवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबसे अधिक संवर्धित और सुरक्षित है, और जो भी कानून बन रहा है वह संवर्धित और सुरक्षित करने के लिए बन रहा है। एक राष्ट्र के लिए प्रगति करने के लिए और आसमान छूने के लिए वह प्रयास करना पड़ता है, जिस प्रयास से सिर्फ स्व का ही नहीं, बल्कि जिसे आप पराया मानते हैं, जिसे पश्चिम का देश भौतिकता के आधार पर देखता रहा, उसका हम संरक्षण करें। इसलिए आज हमारे फॉरेस्ट के कवर में वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वह कम से कम ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नया भारत इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट तीनों को संबोधित करते हुए इस कानून को ला रहा है। आपसे मैं अपील करता हूं, इस कानून का समर्थन कीजिए। विरोध के कर्मकांड से बाहर निकलकर गैर राजनीतिक मसलों पर, जैसा माननीय सभापति महोदय ने कहा था, ऐसे मुद्दे और ऐसे मसले होते हैं जहां पर हमें राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है, दलीय परिधि को तोड़ना होता है, और ये तोड़ना ही राष्ट्र का संरक्षण और संवर्धन होता है। यही अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री